कभी आपने ये बहुत गहराई से महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है कभी लाइफ में कि आप किसी को बहुत गहराई के साथ प्यार तो करते हो, लेकिन फिर भी आप उसे समझ नहीं पाते हो, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बन पाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे लव की नहीं है, प्यार की नहीं है कि सामने वाला शायद आपको प्यार ज़्यादा करता है या आप कम करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है वो है आपकी ब्रेन वायरिंग की। यस, ब्रेन वायरिंग। आज हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कपल थेरेपी में मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हर कपल की अपनी एक ब्रेन वायरिंग है और वो अपने ब्रेन वायरिंग के हिसाब से अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों कपल्स अपने बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहीं पे चीज़ें जब मैच नहीं होती हैं तो रिलेशनशिप कोलैप्स होने लगता है और ख़राब होने लग जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूरोटाइप्स के बारे में कि न्यूरोटाइप्स क्या है, न्यूरोटाइप्स का हमारे कपल यानी हमारे रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, एक बात और कि न्यूरोटाइप्स जो है वो हमारे रिलेशनशिप को चाहे तो बहुत पावरफुल बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और अगर ये न्यूरोटाइप्स मैच नहीं होते हैं तो रिश्ते टूट भी जाते हैं। अब ये न्यूरोटाइप होता क्या है? बहुत ही लेमन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूरोटाइप जो है वो आपका जो ब्रेन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे है, कुछ iOS पे चलता है आईफोन, आपका एंड्रॉयड पे चलते हैं बाकी के फ़ोन। तो जो एंड्रॉयड और iOS है ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग दोनों मोबाइल फ़ोन अपने अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे यही डिफरेंस जो है ह्यूमन ब्रेन में, ह्यूमन के साथ में भी है, जहाँ पे हमारे ब्रेन जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारी आदतों को बनाता है। तो चलिए मैं आपको न्यूरोटाइप्स बता देती हूँ कि ये न्यूरोटाइप्स हैं क्या। ADHD या न्यूरोटाइप आपने बहुत सुना होगा ADHD के बारे में। तो ADHD इज़ वन ऑफ न्यूरोटाइप जिसमें जो पर्सनैलिटी है वो बहुत हाइपर एक्टिव रहती है। इसके अलावा आप न्यूरोटिपिकल है, ऑस्टिम स्पेक्ट्रम है, हाईली सेंसिटिव पर्सन्स हैं जो बहुत जल्दी ही उनको कोई भी चीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई खुशी की बात है, दुख की बात है, बहुत जल्दी सेंसिटाइज हो जाते हैं वो। ट्रॉमा शेप्ड ब्रेन होता है, जहाँ पास्ट का कोई ट्रॉमा है और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसी पास्ट के ट्रॉमा से हर वक्त ऑपरेट करता रहता है। तो जो हाईली सेंसिटिव है उनका भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर वक्त सेंसिटिव रहता है, छोटी छोटी बात पे कहीं भी वो सेंसिटाइज हो जाता है। तो ये हो गए न्यूरोटाइप्स, मैंने आपको बताया। अब प्रॉब्लम कब होती है भाई? ये तो न्यूरोटाइप्स हो गए, लेकिन जब अलग अलग तरीके के दो डिफरेंट न्यूरोटाइप्स साथ में आ जाते हैं, अब ADHD मान लो आ जाए और उसके सामने आ जाए हाईली सेंसिटिव पर्सन, उसको पसंद नहीं है, उसको वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी उसको बातें लग जाती हैं। और यहाँ पे ADHD आ जाएगा जो बहुत उद्यमी है, जो बहुत शांत रहना ही नहीं जानता है। तो इन दोनों के आपस में नहीं बनेगा। अब यहाँ पे झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि इनको अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही नहीं पता है। तो यहाँ पे सिस्टम को समझने या ऑपरेट करने की बात नहीं होगी। यहाँ पे होगी तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुमको ऐसे, तुमको मेरे जैसे रहना चाहिए, तुमको मेरे जैसे रहना चाहिए। और ये खींचातानी हो जाती है रिश्तों की। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो बहुत, और दूसरा पर्सन जो है वो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा इमोशन को ना मानता हो, वो थोड़ा लॉजिकल हो, है ना। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल पर्सन हमेशा हर चीज़ में बहुत इमोशन का ध्यान रख करके, यानी अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देता हो, हर चीज़ में उस चीज़ को, उसको बात जल्दी लग जाती हो, या कोई प्रेस करता हो तो बहुत जल्दी खुश हो जाता हो।
लेकिन सामने वाला जो है उसका बड़बोला नेचर है, वो कोई चीज़ गलत देखी तुरंत बोल दिया, कोई चीज़ अच्छी देखी तो तुरंत दे दिया। तो कई बार ठीक जाएगा, कई बार एकदम से रिलेशनशिप फिर से गैप आ जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और समझ में नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम उनको पता ही नहीं है। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आज समझ लेते हो इस वीडियो में, तो आपको बहुत आसानी होगी अपने रिश्तों को समझने में, उसको बैलेंस करने में। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, आपके लिए आज ये कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। इस वीडियो के थ्रू आप देखिए, समझिए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हुए अपने रिलेशनशिप को आप बैलेंस कर सकते हैं, चार्मिंग बना सकते हैं। अब क्या है ना, रिलेशनशिप में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका रियल रीज़न क्या होता है, पर्पस क्या होता है, किस वजह से हो गया झगड़ा। और एक बार झगड़ा हो तो चलो कोई बात नहीं, रिश्ते हैं, हम प्यार से भी रहते हैं, हम कभी तकरार भी करते हैं। लेकिन एक जगह होती है जहाँ पे प्यार तो है, लेकिन आप सुख शांति को, खुशी को बिल्कुल महसूस नहीं करते, क्योंकि दोनों बहुत रिजिड हैं, दोनों अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं और मैच नहीं कर रहे हैं दोनों की। कई बार मैं बोलती हूँ अपने कपल्स को भी कि आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। तो यहाँ जब वो मेरे पास आते हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी को मैं मैच कराती हूँ, दोनों को बताती हूँ। नाउ यहाँ पे क्या है, रियलिटी प्रॉब्लम जो है उनकी किसी की पर्सनालिटी में नहीं होता है। हम बोलते हैं ना कि यार ये पर्सन ऐसा है, उसकी रियलिटी ऐसी है। पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रियलिटी भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो है प्रोसेसिंग डिफरेंसेस में, जो उसका प्रोसेस करने का तरीका है वो दोनों का अलग है, क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से, माइंड जो है उसके अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चैलेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो पार्टनर है वो बहुत, मैंने आपको बताया ना, जब बहुत इमोशनल है और मान लीजिए उसका बर्थडे है और उसका जो हस्बैंड है, मान लो वाइफ का बर्थडे है और हस्बैंड उसको एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है। अब रिस्ट वॉच गिफ्ट करते वक्त उसने सिंपली रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दी, केक कटिंग हुई और उसने गिफ्ट कर दिया रिस्ट वॉच, उसको बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी उस पार्टनर को कुछ मिसिंग लगेगा, शायद उतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। अब ये क्यों लगा उसको, इतनी महंगी 3 लाख की घड़ी गिफ्ट कर दी लेकिन अभी भी उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? पार्टनर को लगा यार मैंने तो बेस्ट किया है, मैंने इतनी एक्सपेंसिव शोरूम से ब्रांडेड रिस्ट वॉच तुमको गिफ्ट करी है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, है ना। लेकिन नाउ थोड़ी सी पिक्चर को रिवर्स करते हैं, अब दोबारा से सीन को देखते हैं। बर्थडे पार्टी है, बहुत सुंदर, घर में उसने केक लेके आया और उसने उसको रिस्ट वॉच गिफ्ट करी। अब रिस्ट वॉच गिफ्ट करते वक्त जो इमोशनल वाला पार्टनर है ना, अब उसने क्या किया, उसने घड़ी को देते वक्त खोला और उसके रिस्ट पे पहनाया और उसने बोला कि जानते हो मैं तुम्हें ये घड़ी क्यों दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये घड़ी इसलिए, रिस्ट वॉच इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो वो समय मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट था, जब मैंने तुम्हें देखा और तुम मेरी लाइफ में एंटर करी। तो जब तुम मेरी लाइफ में एंटर करी वो समय जो था वो बहुत सुंदर था, और तब से मैं समय, टाइम को पकड़ के चलता हूँ। तुम्हारा मेरी लाइफ में आना टाइम सबसे खूबसूरत मौका था, तो उस टाइम को सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं आज तुम्हें ये रिस्ट वॉच दे करके। तो अब इस छोटी सी सेंटेंस से, इस छोटी सी स्टोरी से ये इवेंट बहुत मेमोरेबल बन गया, राइट। और उसने भी इस खुद को स्पेशल फील किया। तो यहाँ पे सामने वाले बंदे को पता था कि ये इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा काउंट करता है, तो उसने उसको यूज़ किया। और यही चीज़ें जनरली रिलेशनशिप में नहीं होती, पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ से ऑपरेट करे, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। न्यूरोटाइप्स में किसका कौन सा न्यूरोटाइप है, किसका क्या न्यूरोटाइप है, ये बिल्कुल मालूम ही नहीं है। और हर कोई चाहता है कि तुम मेरी तरह से हो जाओ, तुम मेरी तरह से सोचो, तुम मेरी तरह से चलो, तुम मेरी तरह से हर एक एक्शन करो। इसकी खींचातानी शुरू हो जाती है
क्योंकि कोई एक बंदा तो नहीं है ना, यहाँ तो दो लोग हैं, तो दोनों अपने अपने बात को कहेंगे कि तुम यार तुम्हें मेरी तरह से सोचना और करना चाहिए तुमको, वो बोलेगा मैं तुम्हारी तरह क्यों करूँ, तुमको मुझे फॉलो करना चाहिए। यही एक झगड़े का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब न्यूरो डाइवर्स कपल थेरेपी जो होती है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब लूप पे चलते हैं, यानी एक उनका एक पैटर्न बन जाता है और उसी पैटर्न को बार बार वो दोहराते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है उस लूप में, क्या क्या होता है वो देखते हैं। वो लूप में होता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करता है। दूसरा, जब ऑब्जर्व करेगा, जब हमने किसी को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए हमने कुछ देखा, देखते के साथ ही हमारे यहाँ पे कुछ उस ऑब्जर्वेशन के को देख के हमने अपना एक्सपीरियंस मिक्स किया कि अच्छा मुझे कैसा लगा, उसने क्या बोला, और जब उसने कुछ बोला या जो कुछ भी मैंने देखा उसमें मैंने अपनी स्क्रिप्ट अब ऐड कर दी, यानी मैंने कुछ अपने शब्द भी ऐड किए उस एक्सपीरियंस में, अपनी कुछ इमेज पिक्चर डायलॉग डाल दी। तो क्या हुआ, मेरे अंदर का स्क्रिप्ट राइटर आ गया और मैंने उसे अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करी। सामने अगर किसी ने, एग्जाम्पल भी दूंगी अभी आपको, पहले ये समझते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, फिर इंटरप्रिटेशन जैसे हुई, मतलब मैंने उसको अपनी तरह से जब परसीव कर लिया तो उससे मेरे अंदर क्या हुआ, इमोशंस आए, इमोशंस बदले। या तो अब जैसे इंटरप्रिटेशन होगी वैसा इमोशन होगा। अगर मुझे प्यारा लगा तो मन को अच्छा लगेगा, अगर मुझे कोई चीज़ खराब लग गई तो अब तो मुझे बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा तो कैसी फीलिंग होगी। इमोशंस उसी को कहते हैं, फीलिंग इज इमोशन। फिर जैसा मेरा इमोशन होगा उससे क्या होगा, मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिहेवियर वैसा बन जाएगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुमसे प्यार से बात करूँगी, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं थोड़ा चिढ़ के बात करूँगी, थोड़ा सा इरिटेटिव बात करूँगी और गुस्सा भी सकती हूँ, है ना। ये हमारे बिहेवियर को बनाया। अब बिहेवियर से क्या होगा, रिएक्शन सामने से भी आएगा, मेरे तरफ से भी जाएगा, रिएक्शन होगा और री इन्फोर्स करेगा ये, ठीक है, री इन्फोर्स होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें ये लूप में आता है। ये लूप था पूरा जो मैंने आपको अभी समझाया, समझ में आया। अब इसको एक स्टोरी के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर जो है वो आपको रिप्लाई लेट कर रहा है, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर बाद उसने रिप्लाई किया आपको, तो आपने मन ही मन सोचा कि यार ये इंसान ना कितना बदल चुका है, अब इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, ही डजंट केयर मी, यार इसको कोई केयर नहीं है। अब इससे कौन सा इमोशन आया, एंग्जाइटी का, घबराहट होना शुरू हो गई, एंग्जाइटी हुई। फिर क्या हुआ, आपका बिहेवियर बदला। बिहेवियर में क्या हुआ, ओवर टेक्सटिंग, एंगर, गुस्से के साथ आपने उसको मैसेज किया। और फिर क्या हुआ, रिएक्शन पार्टनर का भी आया, पार्टनर विड्रॉ करता है वहाँ पे, ठीक है, उसने विड्रॉ कर लिया। रीइंफोर्स क्या हुआ कि देखो अब ये फिर से वही कर रहा है, ही रियली डज नॉट केयर मी। अब वो मुझे, उसने विड्रॉ कर लिया तो आप कह रहे हो देखो मैं सही समझ रही थी, अब ये फिर से वही कर रहा है। तो ये रीइंफोर्स हो गया और ये एक लूप में आ गया। अब ये लूप चलता रहेगा, ये लूप यहीं नहीं बंद होगा, ये लूप क्लोज तब होगा, क्लोजर इसको जब दोगे जब तुम समझ जाओगे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे बिहेवियर की और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन सा न्यूरोटाइप में हो। लेकिन अगर ये नहीं समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, तो ये आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो कहानी शुरू हुई है और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे कोलैप्स की तरफ चला जाएगा। या फिर मुझे मिलो कविता शर्मा को, नहीं साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं आप, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। एक दूसरे की प्रॉब्लम को बढ़ाते रहने से अच्छा है आप जाइए किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही समझ लेते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका न्यूरोटाइप कौन सा है, और फिर खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मैं इमोशनली रिएक्ट करती हूँ या लॉजिकली, ठीक है। आपका रिएक्शन कैसा होता है, जनरली इमोशनली होते हो या फिर आपका रिएक्शन बहुत लॉजिकल होता है। मुझे प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए या नोवेलिटी चाहिए, इस चीज़ को अपने आप से पूछिए। आप पूछिए कि मैं ओवर थिंक करती हूँ या फिर मैं अवॉइड करती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ या फिर मैं अवॉइड करती हूँ। अवेयरनेस जो है वो आपकी 50% हीलिंग होती है,
जब जब आप अपने माइंड को किसी पैटर्न बनने से रोकेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अवेयरनेस आएगी, आपका वो पुराना लूप धीरे 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 ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। अपने पार्टनर का न्यूरोटाइप समझिए, उसको लेबल मत कीजिए कि यार तुम्हारा गलत है सही है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दुनिया में गलत सही नहीं है, ठीक है। लेबल मत करो, बस ये देखो कि उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसा होता है, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कम्युनिकेशन का क्या स्टाइल है, इमोशनल अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। ये सारी चीज़ों को आप नोट करोगे, समझ जाओगे कि उसका न्यूरोटाइप क्या है। चीज़ों को ट्रांसलेट करो, रिएक्ट मत करो। जब भी आपका पार्टनर कुछ करता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, ना कि वहाँ कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत है आपको। जब आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और तो उससे क्या होता है, आपको रिजेक्शन नहीं देना है, आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करना है। इससे आप अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं। न्यूरो डाइवर्स कपल्स जो हैं वो आपस में एक शेयरिंग लैंग्वेज बना सकते हैं जो बहुत सपोर्ट करेगी आपको। अगर आप ये लैंग्वेज बना लो तो एक दूसरे को बहुत समझने में आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरा ब्रेन अभी ओवरलोडेड है, ठीक है, आप ऐसा बोलते हो कि आई फील कि मेरा ब्रेन अभी बहुत ओवरलोडेड है, मैं फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम दे दो, गिव मी सम टाइम। या आई एम नॉट रिजेक्टिंग यू, आई एम रेगुलेटिंग माई सेल्फ, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि तुम मुझे समय दे दो। रेगुलेट पहले कीजिए, कम्युनिकेट बाद में। डिसरेगुलेटेड ब्रेन जो है वो कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अगर आप इमोशनली रेगुलेटेड नहीं हो, परेशान हो तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबी गहरी सांस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड मत करो। सुनने में लगता है कि सब कर सकते हैं, लेकिन इसे करना है आपको, ठीक है। ग्राउंडिंग फील कीजिए, ये सब टेक्निक्स हैं। पॉज दीजिए, अपने आप को शांत होके बैठ जाइए उस वक्त। बिल्ड न्यूरो सेफ रिलेशनशिप। तो आप रिलेशनशिप में तभी खुश रह सकते हैं जब आपका ब्रेन जो है वो सेफ फील करे। उसके लिए क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, इमोशनली एक दूसरे को सेफ फील कराना है। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपका पार्टनर क्या कह रहा है, सिर्फ वर्ड्स मैजिक नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप उनके ब्रेन को समझें, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए। जनरली हम दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो मेरी जैसा हो जाए या मैं उसके जैसा हो जाऊँ। अगर वो मेरे जैसा नहीं है इसका मतलब सब कुछ बेकार है, नहीं। अगर आप ये समझ लेंगे कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो आप इनको रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे। आप इनके इमोशन को रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक मीटिंग हो सकती है और हैंड टू हैंड आगे जीवन में बढ़ा जा सकता है। एक दूसरे को साथ में लेके चलना है, तो कभी आप उनके जैसे हो जाइए, कभी वो आपके जैसे हो जाए। यही रिलेशनशिप की खूबसूरती है। और इसी के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जब कपल थेरेपी के मेरे पास आते हैं कपल्स, तो मैं बता नहीं सकती हूँ, 3rd-4th सेशन तक सब कुछ बहुत सॉर्ट होता है और बहुत जॉयफुल हो जाता है उनका रिलेशनशिप। आप में से कोई भी अगर ये चैलेंज फेस कर रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, कपल थेरेपी करा सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं, जॉयफुल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग इस वीडियो पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं, सच में कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। जाते वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।